हो या हो डायबिटीज का इशू, देन यू गेट टू सी कि उसका यूरिन टेस्ट कराया जाता है। वो कराया इसलिए जाता है बिकॉज उसके यूरिन में आपको ग्लूकोज मिलेगा जो जनरली आपको मिलना नहीं चाहिए, राइट। सो विल आल्सो सी दैट वो कैसे उसके अंदर आता है। सो दैट इज समथिंग विल गेट टू सी ओवर देयर। अच्छा, ये किडनी डैमेज होता कैसे है? किडनी नॉर्मली किडनी का डैमेज हो रहा है किसी का, तो उसका एक रीजन क्या होता है किडनी डैमेज होने का? स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग हैज इन्फ्लुएंस ऑन द किडनी। एनीथिंग एल्स? यूरिन को बहुत टाइम के लिए ब्लैडर में रखना। ठीक है, ब्लैडर में ज्यादा टाइम के लिए यूरिन रखते हो देन इट कैन हैव इम्पैक्ट ऑन योर या रेनल सिस्टम। पानी पीना। पानी कम पीना, ठीक है, राइट, ये भी है। एक और चीज आती है हार्ड वाटर पीना। अगर आप हार्ड वाटर पी रहे हो या सो लाइक उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं कि आपका स्टोन फॉर्मेशन आपका हो सकता है। दैट इज समथिंग व्हिच कैन पोटेंशियली हैपन टू पीपल ड्रिंकिंग हार्ड वाटर। एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल मी? और कुछ व्हिच कैन लीड टू किडनी? अच्छा, एक और चीज, ज्यादा एंटीबायोटिक यूज करना, हद से ज्यादा एंटीबायोटिक्स यूज करना, ठीक है, यस, इफ आर यूजिंग सम मेडिकेशंस कई बार आपका डैमेज कर सकती है, बिल्कुल। कुछ मेडिकेशंस होती है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है इन टर्म्स ऑफ योर किडनीज, राइट। क्या इंसान एक किडनी पे जिंदा रह सकता है? यस। बिल्कुल रह सकता है। ठीक है, सो विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर, और आपका नया चैप्टर यहाँ पे रहेगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। सो दैट इज द चैप्टर विल बी स्टार्टिंग विद। एंड मुझे बताएगा जैसे ही आपका स्क्रीन शेयर चालू हो जाएगा, जस्ट लेट मी नो दैट। सो आई थिंक आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है, आपके सामने यहाँ पे एक आदमी है जो ब्लू कलर का है फिलहाल, राइट। आई होप सबको स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे। यस सर। हाँ जी, ठीक है। अब हमने करना क्या, सो विल गो स्लो, राइट, एंड विल अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स फटाफट आज के आज, ठीक है। So we will get to see कि elimination of metabolic waste product from the animal body is to regulate the composition of body fluid and tissue is called as excretion. So excretion का सिंपल मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप बॉडी में से एक्सक्रीटरी वेस्ट को आप बॉडी के बाहर निकाल रहे हो, राइट। सो कोई भी अगर आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब क्या, कोई अगर वेस्ट आपके बॉडी में बन रहा है बिकॉज ऑफ द सम काइंड ऑफ रिएक्शन, कोई भी अगर बॉडी में रिएक्शन हो रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उससे कोई ना कोई वेस्ट बनता है, तो वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको आपको बॉडी के बाहर निकालना है ताकि आप बॉडी के अंदर आपका फ्लूइड का कंपोजिशन मेंटेन कर सको। सो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एक्सक्रीशन, दैट इज कॉल्ड एज माय एक्सक्रीशन, और आई वुड सिंपली राइट ओवर एज अ रिमूवल ऑफ excretory waste is something you do during your excretion, ठीक है। नाउ अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट आपका यहाँ पे होता है जो आप बॉडी के बाहर निकालते हो, इसके अंदर आपका आता है अमोनिया, इसके अंदर आपका आता है यूरिक एसिड, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आयंस लाइक क्लोरीन, फॉस्फेट एंड सल्फर। सर ऊपर वाला पॉइंट रिपीट कर दो। ठीक है, और गुड इवनिंग टू द पीपल, प्रीति गुड इवनिंग एंड ऑल द पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड इन। ऊपर वाला पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे बताएगी डेफिनेशन ऑफ माय एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन सिंपली मींस व्हाट, कि आपके बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, राइट, वो वेस्ट को आपको बॉडी के बाहर निकालना है सक्सेसफुली ताकि आप अपने बॉडी के अंदर आपके फ्लूइड का कंपोजिशन मेंटेन कर सको, ठीक है। अगर आपके बॉडी में वो एक्सक्रीटरी वेस्ट इकट्ठा होने लगा, फिर आपके फ्लूइड का आपका जो कंपोजिशन है आपके बॉडी फ्लूइड का वो आपका चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझो अगर आपका कुछ ऐसा वेस्ट इकट्ठा हो रहा है जिससे आपका पीएच कम हो जाए, अगर ऐसा कुछ हो रहा है देन इट इज गोइंग टू अफेक्ट द पीएच ऑफ द ब्लड, राइट। सो दैट इज समथिंग शुड नॉट हैपन। सो इसलिए रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट इज समथिंग यू कॉल्ड एज अ एक्सक्रीशन, ठीक है। इसको हम बेसिकली हम कहते हैं यहाँ पे एज अ एक्सक्रीशन, ठीक है। इसको हम बॉडी के बाहर निकालते हो। अब ह्यूमंस यहाँ पे किडनी की तरफ हम फोकस करेंगे, किडनी के अलावा कुछ ऑर्गन्स होते जो ये करते हैं, बट हमारा फोकस फिलहाल किडनी पे रहेगा, राइट। अब ये जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं अमोनिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन मॉलिक्यूल, फॉस्फेट आयन, सल्फेट, दे ऑल कैन बी योर एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी वेस्ट पे हम यहाँ पे फोकस करेंगे और ये देखेंगे कि एनिमल किंगडम में इनको कैसे निकाला जाता है, या हम ये देखेंगे अभी क्लास के अंदर कि एनिमल किंगडम में कौन से टाइप के वेस्ट होते हैं और उनको कैसे बॉडी के बाहर आप निकालते हो, राइट। सो हम यहाँ पे 3 नाइट्रोजनस वेस्ट की हम यहाँ पे बात करेंगे। एक आपका यहाँ पे होगा अमोनिया, जिससे आप लोग वाकिफ है। एक आपका यहाँ पे होगा यूरिया, हाँ जी गुड इवनिंग जो भी ज्वाइन कर रहे हैं। एंड एक आपके यहाँ पे होगा यूरिक एसिड। So you'll have a ammonia, you'll have a uric acid, and you have a
एंड यूरिया। अब ये तीनों आपके आते हैं सिंगल कैटेगरी के अंदर। आपकी जो सिंगल कैटेगरी यहाँ पे है दैट इज माय नाइट्रोजनस बेस, दैट इज योर नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, तो इनके ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं और इन स्लाइड को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो याद रखना अमोनिया इज अ मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट। अमोनिया की अगर मैं बात करूं ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, ये आपका सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। और इन तीनों के अंदर जो लीस्ट टॉक्सिक आपका रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे यूरिक एसिड। याद रखना यूरिक एसिड इज गोइंग टू बी लीस्ट टॉक्सिक एंड अमोनिया इज गोइंग टू बी हाईली टॉक्सिक। अब अगर कोई चीज हाईली टॉक्सिक है तो इसे आप बॉडी के अंदर ज्यादा लंबे टाइम के लिए रख नहीं सकते। याद रखना अगर आपका कोई वेस्ट है जो काफी ज्यादा टॉक्सिक है देन उसे आप बॉडी के अंदर ज्यादा लंबे टाइम के लिए आप रख नहीं सकते, उसको आपको बॉडी से जल्द बाहर निकालना पड़ेगा। ये चीज याद रखना, ठीक है, दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। The process of removing ammonia is called as my ammonotelism. An organism that excrete ammonia are called ammonotelic organisms. तो याद रखना जो आपका अमोनिया निकालता है, जो एनिमल्स अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं उन्हें हम कहते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अमोनिया इज कॉल्ड एज माय अमोनोटेलिज्म। अब याद रखना यहाँ पे कुछ एग्जांपल देके रखे हुए हैं। एग्जांपल यहाँ पे क्या है, बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फिबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं, एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स। ये कुछ 3 एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख के रखे हुए, बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फिबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स। अब आप मुझे ये बताइए कि इन तीनों के अंदर कॉमन क्या है। इन तीनों के अंदर यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिख रहा है? सर दो सभी वाटर के अंदर रहते हैं, पानी में। बिल्कुल सही, सबके सब पानी में रहने वाले लोग हैं। ऑल ऑफ देम आर द वन व्हिच आर नोन टू लिव इन वाटर। अब एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए आपको लगता है बहुत सारा पानी। अगर आपको अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालना है देन याद रखना इसको निकालने के लिए काफी ज्यादा पानी को यूज करना पड़ता है आपको। सो टू फ्लश आउट अमोनिया फ्रॉम द बॉडी यू हैव टू यूज एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे अमोनिया को निकालने के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जब मैं कह रहा हूं कि एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड ओवर हियर दैट मींस व्हाट, कि आपको बहुत ज्यादा पानी यहाँ पे लग जाता है। अब क्योंकि आपको अमोनिया को निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी लग जाता है इसलिए इसे हम लोग नहीं कर सकते। हम एज अ लैंड एनिमल्स हमारा काम होता है वाटर को कंजर्व करना। बट एक हम बोनी फिश की बात करें, एक्वेटिक एम्फीबियन की बात करें या इंसेक्ट की बात करें, एक्वेटिक इंसेक्ट की, तो इन्हें कोई पानी की कमी नहीं होती। ये जहाँ पे रह रहे होते हो वहां पे पानी ही पानी होता है। सो ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं। याद रखना ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं अमोनिया को एक्सक्रीट करना बिकॉज इसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी लगता है और इनके पास पानी की कमी नहीं है। सेम चीज मैं मेरे लिए नहीं कह सकता। वी हैव टू कंजर्व वाटर एज अ मैमल, वी हैव टू कंजर्व वाटर, इसलिए हम लोग अमोनिया एक्सक्रीट नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज रखना, अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। और फिश क्या करेगी, फिश इसे फटाफट निकाल देगी, जैसे ही बना इसे फटाफट निकाल देगी और इसे निकालने के लिए आपको लगता है बहुत ज्यादा पानी, एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल। तो ये वाला एक आपको पॉइंट याद रखना है। जो सेकंड चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि इसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं लगती। इसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं लगती। सो एनर्जी एक्सपेंसिव, आई वुड से एनर्जी एक्सपेंसेस इज गोइंग टू बी लो। मतलब इसको बनाने के लिए, अमोनिया को बना के निकालने के लिए यू डोंट हैव टू स्पेंड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये एक अच्छी बात होती है, इसको बॉडी के बाहर निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगवानी नहीं पड़ती। या मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इसको बॉडी के बाहर निकालने के लिए आपको ज्यादा एटीपी खर्च नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये चीज रखना कि एनर्जी एक्सपेंसेस यहाँ पे जो होते हैं वहां पे होते हैं लो। सो ये 2 पॉइंट याद रखना कि एक तो अमोनिया को निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी लगता है, राइट, और इसको जब निकाल तो इसको निकालने में आपकी ज्यादा एनर्जी आपको खर्च नहीं करनी पड़ती। ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, ये बहुत टॉक्सिक होता है और इसको वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। तो क्या ये वाला स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। राइट, यस यस सर। काफी क्लियरली याद रखना कि अमोनिया कौन निकाल रहा है और उसको निकालने के आपके क्या पैरामीटर्स आपको चाहिए। यू नीड टू हैव गुड अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत अच्छा पानी चाहिए आपको, ज्यादा पानी चाहिए, और ये निकालने और बनाने के लिए आपका ज्यादा यहाँ पे खर्चा नहीं होना एटीपीज का। इट इज गोइंग टू बी वेरी लीस्ट एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, राइट। बट हाँ, ये है टॉक्सिक, तो इसको फटाफट आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। सो दैट्स योर अमोनिया।
अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लेके रखे हुए हैं। ये वाला एग्जांपल तो आपको पता चल था, दैट इज गोइंग टू बी अ फिश। राइट साइड में क्या बना के रखा हुआ है मैंने? tadpole, बिल्कुल सही, ये है मेरा यहाँ पे टैडपोल। अब याद रखना, टैडपोल इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ माय एक्वेटिक एम्फीबियन। टैडपोल इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ माय एक्वेटिक एम्फीबियन। अब टैडपोल जो होता है वो एक्सक्रीट करता है मेरा अमोनिया। ये एक चीज याद रखना, टैडपोल मेरा अमोनिया एक्सक्रीट करेगा, लेकिन ये टैडपोल तो जिंदगी भर रहेगा नहीं, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ फ्रॉग। ये कुछ सालों के बाद नहीं, कुछ हफ्तों के बाद इट विल टर्न इनटू अ फ्रॉग। और जब ये आपका फ्रॉग बन गया तो फ्रॉग ने आपका एक्सक्रीट करना है यूरिया। फ्रॉग इज गोइंग टू एक्सक्रीट आउट द यूरिया। फ्रॉग अमोनिया एक्सक्रीट नहीं करता। एक बार फ्रॉग आपका बन गया ना, फ्रॉग इज समवन हु इज गोइंग टू बी स्टार्ट लिविंग ऑन द लैंड। फ्रॉग आपका जमीन पे आके रहना चालू करेगा खुशी खुशी। तो याद रखना हमेशा कि फ्रॉग जब आपका बन जाता है टैडपोल में से, फ्रॉग ने अमोनिया एक्सक्रीट नहीं करना, इसने एक्सक्रीट करना है यूरिया। तो ये चीज याद रखना, ये एक डिफरेंस यहाँ पे आपको मिलेगा कि टैडपोल कर रहा है अमोनिया एक्सक्रीट, बट फ्रॉग आपका करेगा यहाँ पे यूरिया एक्सक्रीट, क्योंकि फ्रॉग फिर लैंड पे रहने लगता है। बिल्कुल वो पानी के पास में रहता है, लेकिन वो कंप्लीटली पानी में नहीं रह रहा, और इसको भी वाटर कंजर्व करना होता है। सो इट इज गोइंग टू एक्सक्रीट आउट नाउ यूरिया। ठीक है, तो ये एक पॉइंट याद रखना कि टैडपोल करेगा अमोनिया, बट जब वो फ्रॉग बन जाता है वो करता है आपका यूरिया एक्सक्रीट आउट। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। नाउ आफ्टर दिस, ये तो आप बाद में भी देख सकते हो, ये वाला टर्म देखते हैं हम यहाँ पे। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट माई यूरिया एज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट। अब जब मैं यूरिया की बात करता हूं, हम लोग यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, क्या रखना, मैमल्स एंड टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आर गोइंग टू एक्सक्रीट आउट द यूरिया। क्या रखना, मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, और इवन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वन मोर एग्जांपल एज अ मराइन फिशेस। ये भी याद रखना, मराइन फिशेस जो आपकी होती है वो भी आपका यूरिया एक्सक्रीट करती हैं। दैट मीन्स मैं एग्जांपल यहाँ पे दे सकता हूँ, लाइक योर शार्क। शार्क जो आपकी होती है वो यूरिया को ही एक्सक्रीट करती है। तो याद रखना, मराइन फिशेस, मैमल्स मतलब हम लोग, और आपके टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था लाइक योर फ्रॉग जो आपका लैंड पे रह रहा है, दे आर ऑल गोइंग टू एक्सक्रीट आउट द यूरिया। वो सब आपका यूरिया एक्सक्रीट करेंगे। तो याद रखना, द ऑर्गेनिज्म दैट रिलीजेस यूरिया एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट आर कॉल्ड एज अ यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। इनको हम कहते हैं हमारा यूरियोटेलिक। ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग यूरिया इज कॉल्ड यूरियोटेलिज्म। जो हम यहाँ पे टर्म यूज करेंगे उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ यूरियोटेलिज्म। तो याद रखना आपको यहाँ पे काफी क्लियरली कि जब हम बात करते हैं यूरिया के एक्सक्रीट करने की, कौन से एग्जांपल मेरे सामने आएंगे, मैमल्स रहेंगे, राइट, देन यू विल हैव मराइन फिशेस, एंड देन यू कैन हैव अ टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। अब एक चीज याद रखना कि यूरिया को निकालने के लिए यू नीड टू हैव अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। सो मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, moderate amount of water is required। तो पानी यहाँ पे लगना है आपका, लेकिन पानी बहुत नहीं लगना आपका। यहाँ पे एक मीडियम अमाउंट का पानी आपको लग जाता है यूरिया को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो याद रखना, मॉडरेट अमाउंट में पानी आपको चाहिए यूरिया को बाहर निकालने के लिए। ह्यूमंस में ये मिलता है क्योंकि इसमें पानी की बचत होती है। हम लोग ये इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें पानी आपका कंजर्व होता है, राइट। लेकिन इसे करने के लिए आपको एनर्जी का एक्सपेंस अमोनिया से थोड़ा ज्यादा होगा। अमोनिया में जितना एनर्जी लग रहा था ना, उससे तो ज्यादा ही लगता है यहाँ पे, राइट। सो एनर्जी एक्सपेंसेस is slightly more than the ammonia, is slightly more than ammonia। तो अमोनिया बनाने के लिए तो एकदम मतलब कोई एनर्जी लगती नहीं है ज्यादा, बट ये बनाने के लिए आपकी लग जाती है। याद रखना, आपकी बॉडी में जब यूरिया बनाया जाता है वो बनाने के लिए आप यहाँ पे एनर्जी आपको लगानी पड़ती है, थोड़ा बहुत तो आपको एटीपी यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा। तो ये एकदम सस्ता प्रोसेस नहीं है, बट हम लोग एफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास काफी एनर्जी सोर्स रहता है हमारे बॉडी के अंदर, सो हम इसे एफोर्ड कर सकते हैं। सो एनर्जी एक्सपेंसिव इज स्लाइटली मोर देन द अमोनिया। तो ये दो चीजें आप यहाँ पे याद रखेंगे। इसको निकालने के लिए एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट होगा, और ये बनाने के लिए आपको एनर्जी खर्च होती है। अमोनिया से तो काफी ज्यादा यहाँ पे खर्च हो जाती है एनर्जी। तो क्या इतना आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस लाइक क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अब एक चीज यहाँ पे याद रखना कि अगर आपको कोई पूछे कि यार आपके बॉडी में यूरिया बनता कहाँ पे है, तो इफ समवन आस्क यू कि यार यूरिया आपके बॉडी में बन कहाँ पे रहा है, देन आपने बोलना है लिवर। तो
हमेशा याद रखना, लिवर जो आपका यहाँ पे होता है, लिवर इज अ साइट जहाँ पे यूरिया फॉर्मेशन होगा, इसे भूलना मत। लिवर इज अ साइट जहाँ पे आपका यूरिया फॉर्मेशन होता है, किडनी मत बोलना, लीवर बोलना। सो लीवर आपकी जगह होती है जहाँ पे आपका यूरिया फॉर्मेशन आपको मिलेगा, ठीक है। और आपकी जो किडनी होती है, इसको यूज करते हैं हम यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए। सो किडनी को यूज करके हम यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। दिस इज यूज फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, ये आपका होगा यूजिंग द किडनी। हाँ जी बोलिए, किसी का कुछ क्वेश्चन था क्या? बोलिए। सर सभी मैमल्स में लीवर में मैंने कहा। सभी मैमल्स में, यस, सभी मैमल्स में यू फाइंड दैट हैपनिंग इन द लिवर एंड वाया किडनी यू आर गोइंग टू एक्सक्रीट देम आउट, ठीक है। तो ये याद रखना हमेशा, कई बार बच्चे गलती करते हैं, बच्चों को लगता है कि किडनी में ही बन रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। और ये यूरिया बनता भी अमोनिया में से है, ठीक है। तो होता क्या है, आपका पहले अमोनिया बनता है, लेकिन अमोनिया को फटाफट कन्वर्ट किया जाता है यूरिया के अंदर। और आप एक्सक्रीशन होती है यूरिया की। वापस बोलिएगा शीतल। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया किडनी से होती है और फॉर्मेशन लीवर से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आपके अगर जहन में ये क्वेश्चन आए कि यार ये यूरिया बन किस में से रहा है, तो याद रखना वो अमोनिया में से बनता है। तो होता क्या मालूम है, उसको हम अलग से सेपरेटली देखेंगे, जब हम किडनी को समझेंगे तब इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। बट याद रखना, आपके बॉडी में पहले अमोनिया बनता है और उस अमोनिया को फटाफट आप कन्वर्ट करते हो यूरिया के अंदर। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये क्यों किया जाता है, क्यों आप फटाफट अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हो? सर क्योंकि अमोनिया बहुत टॉक्सिक है। बहुत सही है, बहुत सही, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। अमोनिया आपका हाईली टॉक्सिक होता है, आप ज्यादा टाइम के लिए उसे बॉडी में रख नहीं सकते उस फॉर्म में, नहीं तो वो आपके मेटाबॉलिक पाथवे को डैमेज करेगा। याद रखना, इट इज गोइंग टू डैमेज योर मेटाबॉलिक पाथवे। सो इसलिए आपको उसको फटाफट कन्वर्ट करना है यूरिया के अंदर, और वो सब आपका हो रहा है लीवर में। सो दैट्स व्हाई वी से यूरिया फॉर्मेशन हैपेंस इन द लिवर एंड देन यूजिंग योर किडनी यू आर गोइंग टू एक्सक्रीट देम आउट, ठीक है। यूजिंग योर किडनी आप उसे बाहर निकाल दोगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब ये जो आपके सामने जो फिश है यहाँ पे, ये बेसिकली कौन सी फिश है, बताओ जल्दी। बिल्कुल सही, शार्क है ये। और ये शार्क करेगी आपका यूरिया एक्सक्रीट। मैंने बोला था आपको पहले, मराइन फिशेस आपका यूरिया एक्सक्रीट करेंगी, तो शार्क उसका एग्जाम्पल बन जाता है। इसका नाम याद है, ये एक इसके पहले भी ये दिखा चुका हूं आपको मैं, क्या नाम है इसका? Frogs and भूल that. गया है, ऐसे मत बोलो। हाँ प्रीति बताइए, बताइए कुछ कह रहे हैं। अंकिता Sir, बोलो। poison dart. यस, पॉइजन डार्ट फ्रॉग, पॉइजन डार्ट फ्रॉग, बहुत बढ़िया। तो ये है मेरा यहाँ पे एज अ पॉइजन डार्ट फ्रॉग, जो हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग, दिस इज एग्जांपल ऑफ अ फ्रॉग, बेसिकली एक एग्जांपल है फ्रॉग का जो आप। शीतल बताइए। ये भी यूरिया एक्सक्रीट करेगा। फ्रॉग है, बिल्कुल करेगा। फ्रॉग आपका यूरिया एक्सक्रीट करेगा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि फ्रॉग एग्जांपल है आपके उस एनिमल का जो यूरिया एक्सक्रीट करेगा। इट इज अ टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, ये टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन है, इसलिए आपका यूरिया एक्सक्रीट करेगा। हाँ, लेकिन इसका टैडपोल आपका अमोनिया एक्सक्रीट करता है। टैडपोल जब होगा वो करेगा अमोनिया, बट ये करेगा आपका यूरिया एक्सक्रीट, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एनिमल्स। इसके अलावा याद रखना, हम लोग भी करते हैं। यहाँ पे हमारी फोटो नहीं लगा, इसलिए मतलब ये मत सोचना कि हमारा एग्जाम्पल नहीं आएगा, हम लोग भी करते हैं हमारे यूरिया एक्सक्रीट। सो ये आपको याद रखना है इन टर्म्स ऑफ माई यूरिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की हम लोग बात करते हैं। अब जब भी मैं आपके सामने यूरिक एसिड की बात करूंगा, आपने सबसे पहले बोलना है यहाँ पे कि आपके एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाते हैं आपके बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, और इवन लैंड स्नेल्स। पहले तो ये तीन याद रखना, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स के अलावा यू शुड नो द लैंड स्नेल्स। अब कभी अगर आपने देखा होगा बर्ड का एक्सक्रीटरी वेस्ट, तो कभी नोटिस करना वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। नोटिस किया कभी ये बात? यस सर। राइट, कभी पिजन का, स्पैरो का, या घर पे अगर मुर्गी रखी होगी उसका, इट विल बी ना सेमी सॉलिड फॉर्म, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा। और कभी अगर आपने घर की छिपकली का अगर देखा होगा ना वेस्ट, तो वो पैलेट फॉर्म में होता है। किसने देखा है घर की छिपकली का वेस्ट? किसने देखा एक्सक्रीटरी वेस्ट? नहीं देखा? यस सर। वो ब्लैक कलर का होता है, इट इज गोइंग टू ब्लैक इन कलर एंड गोइंग टू बी इन अ पैलेट फॉर्म, ऐसे राउंड स्ट्रक्चर है उसके होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पैलेट फॉर्म। तो याद रखना, ये जो वेस्ट निकलता है ये इधर सेमी सॉलिड फॉर्म में निकलता है या निकलता है इन द पैलेट फॉर्म में, ठीक है।
सेमी सॉलिड मतलब आप लोग समझ सकते हो, मतलब आधा लाइक एकदम सॉलिड, आधा पतला, राइट? That is called as your semi-solid form. That's a very weird way of telling something, but that is how it is going to be, right? It will be like a paste. हाँ, ये मैं बोलता हूँ, it will be more like a paste, right? Not the pastes which we use, but a paste of something what you create. So याद रखना, इस फॉर्म में आपको मिलता है waste from the birds and the reptiles, right? Even from the insect. और इसमें आपको मिलेगा अच्छा खासा यूरिक एसिड। तो आपको याद यहाँ पे रखना है कि यूरिक एसिड की जब तुम बात करते हो, इसको बॉडी से निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, और आई वुड से फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड इज गोइंग टू बी हाईली एक्सपेंसिव। तो ये आपका रहेगा हाईली एक्सपेंसिव, इट इज गोइंग टू बी हाईली एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ योर एनर्जी। तो एनर्जी की कंजम्पशन के हिसाब से इसको बनाना बड़ा महंगा होता है, इसको बनाना बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा लाइक एनर्जी आपको लगानी पड़ती है, ठीक है? ये पहली चीज है। दूसरी चीज याद रखना, लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट। इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए सबसे कम पानी चाहिए होता है। सो लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट, लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट। सो कब से कम अमाउंट में पानी आपका यहाँ पे लगता है टू एक्सक्रीट आउट द यूरिक एसिड। याद रखना ये बात को कि सबसे कम पानी इसे निकालने में लगता है, यूरिक एसिड को निकालने में, राइट? और ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इट इज गोइंग टू बी लीस्ट टॉक्सिक, इट इज गोइंग टू बी लीस्ट टॉक्सिक। ये तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये सबसे कम टॉक्सिक आपके यहाँ पे होता है, राइट? द ऑर्गेनिज्म दैट एक्सक्रीट यूरिक एसिड आर कॉल्ड एज यूरिकोटेलिक, राइट? और इस प्रोसेस को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ यूरिकोटेलिज्म। The process of removing urea, sorry, यहाँ पे आएगा uric acid. The process of removing uric acid is called as your uricotelism. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो दो पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। सबसे पहले कि यूरिक एसिड बॉडी में बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, जब भी आप इसे बॉडी में बना रहे हो तो इसको निकालते समय आपका वाटर लॉस सबसे कम होता है। सो रिमूविंग यूरिक एसिड एज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट is going to lose a least amount of water. तो इसको रिलीज करने में आपका पानी ज्यादा नहीं लगता। So, सबसे कम पानी आपको लगता है to excrete out the uric acid, और ये आपका सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है। मतलब इसको अगर आप थोड़े दिन के लिए, ज्यादा टाइम के लिए अगर बॉडी में रख सकते हो ना, तभी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका लीस्ट टॉक्सिक है, तो इसको आप कुछ दिनों के लिए बॉडी के अंदर अगर रख भी लोगे तभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। बट ये सेम चीज में यूरिया के लिए नहीं बोल सकता, सेम चीज में अमोनिया के लिए नहीं बोल सकता, अमोनिया के लिए तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकता, ठीक है? सो ये चीजें आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ माई यूरिक एसिड। तो क्या यूरिक एसिड आपको यहाँ पे क्लियर है? इज यूरिक एसिड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, 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 Yes. yes, sir. राइट? सो याद yes, sir. Fly यूरिक बोलिए, एसिड बोलिए। एक्सक्रीट करेगी। बोलिए, बोलो। सर फ्लाई भी इंसेक्ट, सारे इंसेक्ट बेटा वही करेगी यूरिक एसिड सिक्रेट। फ्लाई, हमारा कॉकरोच को भूलना नहीं है, कॉकरोच हमारा सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो हम पढ़ते भी एज अ केस स्टडी के अंदर। तो कॉकरोच आपका बढ़िया एग्जांपल आ जाएगा। एंड ऑल द इंसेक्ट, फ्लाई, हनी बी, मॉस्किटो, ग्रास हॉपर, क्रिकेट, लेडी बर्ड, moth, butterfly, all the insects will be excreting out the uric acid. Honeybee, wasp, right? सब ने अपना करना है यूरिक एसिड एक्सक्रीट, ठीक है? जो होता है लीस्ट टॉक्सिक, लेकिन एनर्जी लगती है बनाने में, एनर्जी काफी लग जाती है। सो दैट इज अ थिंग, दैट इज समथिंग। अब ये हम लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा लग रही है, याद रखना। हम लोग इससे नहीं करते क्योंकि ये करने में एनर्जी बहुत ज्यादा लग जाती है, और मैमल्स को जरूरी देखा जाए तो उन्हें एनर्जी काफी कंजर्व करनी होती है ताकि वो अपने बॉडी के अंदर सारे मेटाबॉलिक पाथवे रन कर सके। आपके बॉडी में अभी फिलहाल कई हजार केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, तो उनको मेंटेन करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। आप इसलिए ज्यादा एनर्जी आप यूरिक एसिड बनाने में आप लगा नहीं सकते, ठीक है? तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो दिस इज समथिंग यू विल फाइंड इन टर्म्स ऑफ यूरिक एसिड। तो हमने यहाँ पे तीन चीजें देख ली, यूरिक एसिड, अमोनिया एंड यूरिया, और किसमें कितना एनर्जी लग रहा है, किसमें कितना पानी लग रहा है, वो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताओ कि समझो आपके पास दो टब है, ये है मेरा टब नंबर ए और ये है मेरा टब नंबर वाई, राइट? हमेशा हम बी क्यों लें, कुछ और भी ले सकते हैं। सो यू हैव अ टब ए एंड यू हैव अ टब वाई। तो आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन से टब के अंदर मुझे अमोनिया मिलेगा?
tadpole. tadpole. तब वाई हाँ जी, इसमें मुझे मिला यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे मुझे अमोनिया मिल जाएगा। और कौन से टब में मुझे मिलेगा बहुत सारा यूरिक एसिड? किसी में भी नहीं यही लगा है, किसी में भी नहीं। तो टब ए में मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए? यूरिया यूरिया. यहाँ पे मुझे काफी सारा यूरिया देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये इवन दो ये काफी आपके समझने के लिए आपको एक क्वेश्चन पूछा, बट ऐसा आ चुका है पहले एक बार। सो याद रखना, दे कैन आस्क यू दैट tadpole will have waste, what kind of waste, and frog will have what kind of waste. So याद रखना, frog will have of urea and tadpole will have a ammonia. ठीक है, ये जो नीचे ग्रीन कलर का जो स्पीशीज है आपके सामने, ये क्या एक्सट्रैक्ट करेगा? स्नेक है, ठीक है, Uric करेगा acid. extract? Uric acid. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, राइट, ऑल ऑफ यू, यस, दिस इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट आउट द यूरिक एसिड। जैसे ये स्नेक है मेरा, इसको हम कहते हैं ग्रीन वाइन स्नेक, लिख देता हूँ यहाँ पे, शायद कभी काम आए, ग्रीन वाइन स्नेक। सर ये तो उड़ता भी है ना? तो नहीं मिलेगा, उड़ता तो नहीं है, नहीं बेटा उड़ता नहीं है, ये उड़ता, ये सिर्फ पेड़ों पे रहता है, दौड़ता है, भागता है, काट सकता है, पकड़ो तो, उड़ेगा नहीं है। उड़ने वाला जो स्नेक होता है उसका नाम होता है ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक, उसका नाम होता है ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक। सर मिलता ही इनको है। तो पंख भी नहीं होते, फिर कैसे उड़ते हैं? वो उड़ते नहीं है, वो ग्लाइड करते हैं, वो बेसिकली उड़ते नहीं है, वो ग्लाइड करते हैं। तो वो पेड़ के टॉप पे जाएंगे और फिर अपने आप को एकदम वो फ्लैट कर लिए, जब वहां से जंप करते हैं वो, तो ऐसा लग रहा है कि वो उड़ नहीं रहे होते, वो ग्लाइड करके नीचे आ रहे होते, बस ऐसा है, आराम से ग्लाइड करके ऊपर वाली ब्रांच से नीचे वाली ब्रांच पे आता है। अगर लिटरली वो उड़ रहे होते तो उन्हें ऊपर से और ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो बस ऊपर से नीचे आते हैं और जो वो आ रहे होते हैं वो ग्लाइड करके आ रहे होते हैं, ताकि वो आराम से दूसरे ब्रांच पे पहुंच सके। तो ऐसे वो गिरते नहीं है, दब देके नीचे नहीं गिरते वो, ठीक है। तो दैट इज योर ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक, इंडिया में मिल जाता है आपको देखने के लिए वेस्टर्न घाट्स के अंदर। सो हाँ ठीक है। सो नाउ यू हैव दिस एनिमल ओवर हियर, जिसको हम बोलेंगे हम यहाँ पे Yes. हमारा क्रो, और ये क्या एक्सट्रैक्ट करेगा मेरे यहाँ पे? यूरिक एसिड Uric acid. Uric यूरिक एसिड ही एक्सट्रैक्ट करना है। अब ये दोनों जब यूरिक एसिड बना रहे हैं तो इनकी एनर्जी लगी या नहीं लग रही? सर लग रही है. यस सर लग रही है। काफी ज्यादा लग रही है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा लग रही है। नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा? पानी नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है सर. नहीं हो रहा। वो सब नहीं हो रहा, पानी यहाँ पे बहुत बचता वो है, सब- याद रखना, पानी यहाँ पे बहुत बचता है। अगर तुम यूरिक एसिड बना के भेज रहे हो, देन लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट, सबसे कम पानी यहाँ पे आपका बाहर जाएगा बॉडी से, और काफी पानी आप बचा लोगे, तो याद रखना ये चीज, ठीक है। ये एग्जाम्पल तो आप मुझे बता ही सकते हो, ये वाला आपका है कैमल, और ये करेगा टैक्स करेगा क्या मेरा? यूरिया. सर यूरिया बिल्कुल सही। ये एग्जांपल आपको मालूम नहीं होगा, बट दैट इज आल्सो गोइंग टू एक्सट्रैक्ट यूरिया, और ये एग्जांपल मेरा है, तब भी ट्राई कर लिए कौन सा एग्जांपल लग रहा है आपको? सर रैट Rat. ठीक है, राइट। सो ये आपका रैट है, काफी हद तक सही है, बिल्कुल सही है। इट इज नोन एज माय कंगारू रैट, कंगारू, हाँ, इसे हम कहते हैं कंगारू रैट, और ये मिलता है डेजर्ट वाले एरिया में, ये मिलता है डेजर्ट वाले एरिया में। ये नाम याद रखना, नाम आपके सामने वापस आएगा कुछ महीनों के बाद, ये नाम याद रखना, दिस माय कंगारू रैट। और इसने बड़े ही अलग अलग तरीके ढूंढे ताकि वाटर को कंजर्व कर सके, राइट। इसने पानी को कंजर्व करने के बड़े अलग अलग तरीके ढूंढे। एक तरीका ये कि पानी नहीं पीता, तरीका ये, इट डजंट ड्रिंक वाटर, इट एक्चुअली गेट्स वाटर फ्रॉम द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट। ये टर्म मैंने आपको पढ़ा है वैसे, अगर आपको याद हो तो, यू नो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट हमने पढ़ा है। Yes sir. यस सर। कुछ याद आएगा वैसे, वहां पे जोर डाल थोड़ा, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, पेरोक्सीसोम्स के अंदर हमने पढ़ा था, राइट। तो वो ये कर रहा है, उसमें से पानी निकालता है वो फैट का बीटा ऑक्सीजन करके, और उस पानी को वो यूज करता है डायरेक्टली, वो पानी पीने के लिए कहीं नहीं जाता। सो एंड अगेन इट हैज सेवरल वेज थ्रू व्हिच इट कंजर्व्स द वाटर। जो ये नाम याद रखते हैं, नाम आसान में वापस आएगा फ्यूचर में, ठीक है। तो ये भी आपका यूरिया ही एक्सप्लिट करेगा। सो दिस इज अ एग्जांपल ओवर हियर, ये आपका हो गया 2 एग्जांपल मेरे मैमल्स के, राइट। तो हमने ये सब यहाँ पे देख लिया। अब मैं आपसे एक चीज यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि आपने कभी फिश के एग्स देखे हैं? फिश के एग्स कौन से कलर के होते हैं? फिश के एग्स
white या transparent, ठीक है, white at times you can see they are very much they are white, or they can be at times you also call them as a transparent one. अब मुझे ये बताओ, ये जो फिश के एग होते हैं, क्या उनके आजू बाजू कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है? या मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, अच्छा इसे सिंपल तरीके से मैं पूछता हूँ, फिश के एग के आसपास क्या वो लेयर आपको मिलती है जो आपको हेन के एग के ऊपर मिलती है? कैल्शियम का शेल होता है वो आपको फिश के एग के ऊपर मिलता है क्या? नो सर। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता। अगर आपने टीवी पे भी अगर देखा होगा तो ऐसे लाइक ग्रुप में फिश के एग्स होंगे जो काफी सॉफ्ट स्पंजी होंगे, काफी हद तक ट्रांसपेरेंट भी होते हैं वो कई बार, एंड दे डोंट हैव अ कैल्शियम सेल, उनके ऊपर शेलिंग नहीं होती, उनके ऊपर कैल्शियम शेल नहीं होता, ठीक है। और उसी के कंपेयर में अगर मैं बात करता हूं मेरे हेन के एग की, अगर मैं किसी मुर्गी या किसी अगर बर्ड के अगर एग की मैं बात करूं तो उसके ऊपर तो कैल्शियम का शेल होता है, उसके ऊपर तो बिल्कुल आपका कैल्शियम से लगा हुआ आपका शेल होता है जो आप निकाल के ऑमलेट बना सकते हो, राइट। सो अज्यूम दैट दिस इज अ बर्ड्स एग। तो एक बर्ड का जो एग होता है वो काफी अलग होता है एक फिश के एग से। अब यहाँ पे थोड़ा सोच के आप लोग मुझे बताना, मैं आपको थोड़ी हिंट दूंगा यहाँ पे। जो मेरा फिश का एग होता है वो होता है सेमी परमिएबल, वो होता है सेमी परमिएबल, मतलब अंदर से चीजें बाहर निकल सकती है, ठीक है। ये होता है इम्परमिएबल, ये होता है इम्परमिएबल, मतलब अंदर से चीजें बाहर निकल नहीं सकती। अब समझो इसके अंदर मेरा फिश का लार्वा ग्रो कर रहा है, समझे मेरा फिश का लार्वा है जो यहाँ पे ग्रो कर रहा है। सो दिस इज माय फिश का लार्वा यहाँ पे ग्रो कर रहा है। अब फिश का लार्वा जब यहाँ पे ग्रो करता है तो क्या होगा, वो टाइम पे ये भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनाएगा, और यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा? अमोनिया। अमोनिया। पता चल रहा है सबको क्या हो रहा है यहाँ पे? आपके फिश का लार्वा यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ये फिश का लार्वा आपका ग्रो कर रहा है, तो अगर वो ग्रो कर रहा है तो यहाँ पे भी एक्सक्रीशन वो करेगा, तो यहाँ पे बनेगा अमोनिया। अब ये चीज को समझो ध्यान से, जब आपका अमोनिया यहाँ पे बन रहा है फिश के लार्वे के अंदर से, ये अमोनिया आपका इजीली बाहर निकल सकता है यहाँ से। ये अमोनिया आपका इकट्ठा नहीं होगा वहां पे, ये अमोनिया जो यहाँ पे निकलेगा आपका फ्रॉम द लार्वा ऑफ द फिश, दैट अमोनिया विल नॉट एक्यूमुलेट ओवर देयर। ये अमोनिया आपके एग से बाहर निकल आएगा, क्यों? क्योंकि एग की मेम्ब्रेन है आपके यहाँ पे सेमी परमिएबल, आपकी एग की मेम्ब्रेन है आपके यहाँ पे सेमी परमिएबल, तो आपका अमोनिया बाहर आ जाएगा। अब अगर अमोनिया बाहर आ रहा है दैट मीन्स व्हाट, वो मेरे लार्वा को डैमेज नहीं कर सकता। जो अमोनिया अगर मेरा वहां पे इकट्ठा होता तो शायद लार्वा को डैमेज करता वो, लेकिन वो लार्वा को डैमेज नहीं कर सकता। और इसलिए क्यों नहीं कर पा रहा वो डैमेज? क्योंकि वो निकल जाता है बाहर, जैसे ही आपका अमोनिया बनता है यहाँ पे दैट विल बी एक्सक्रीटेड आउट। तो क्या ये वाली स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू यू? Yes. राइट। Yes. उसी तरीके से आप बर्ड के एग को देखो, बर्ड के एग के अंदर भी समझो यहाँ पे आपका जो चिक है उसका एम्ब्रियो यहाँ पे ग्रो कर रहा है, समझो ये चिक का एम्ब्रियो यहाँ पे आपका ग्रो कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होगा? Uric acid. यूरिक एसिड, राइट। यहाँ पे यूरिक एसिड इकट्ठा होगा। अब एग के शेल में से यूरिक एसिड बाहर निकल सकता, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होता। क्यों नुकसान नहीं होता यहाँ पे एम्ब्रियो को? क्योंकि सर ये कम टॉक्सिक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो मेरा यूरिक एसिड यहाँ पे मेरा लीस्ट टॉक्सिक है, दिस इज नॉट समथिंग विच गोइंग टू बी टॉक्सिक, ये मेरा टॉक्सिक नहीं है, इसलिए आप इसे एग के अंदर रख सकते हो, इसलिए आप इसे एग के अंदर रख सकते हो। एंड दैट्स व्हाई हमें देखने को मिलता है कि बर्ड्स के एग होते हैं वो होते हैं बिल्कुल इम्परमिएबल, क्योंकि इनके अंदर यूरिक एसिड आप इकट्ठा करके आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट ये चीज आप फिश के साथ नहीं कर सकते। एवोल्यूशन ने फिश को दिए हुए एग जो सेमी परमिएबल होते हैं ताकि अमोनिया बाहर निकल जाए आराम से बिना कोई दिक्कत के। तो उसमें यूरिक एसिड भी होता है इसके अंदर तो जब अंडे को तोड़ा जाता हाँ, स्मॉल अमाउंट में, बट वो डैमेजिंग नहीं होता, वो इतना मतलब इतना हाई कंसंट्रेशन में वो नहीं होता। और नो, जो आप लोग एग खाते हो ना उसमें नहीं होता यूरिक एसिड, क्योंकि आप लोग जो एग खा रहे होते हो दैट एग विल बी अनफर्टिलाइज्ड एग। समझो इस बात को, जो आप एग खाते हो वो फर्टिलाइज एग नहीं होता, वो अनफर्टिलाइज एग होता है। जो आप लाते हो ना मार्केट से व्हाइट कलर के, दे आर अनफर्टिलाइज एग। तो उसमें तो वैसे भी यूरिक एसिड नहीं होता क्योंकि उसमें एम्ब्रियो ही नहीं होता, उसमें वो बेबी का एम्ब्रियो ही उसके अंदर नहीं होता, तो इट्स अनफर्टिलाइज एग, तो उसमें तो यूरिक एसिड होगा ही नहीं। सर पहले देखते ही एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाता है, जैसे एग ले करने के बाद पहले दिन से ही एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ,
तो जब पहले दिन क्या होता है, पहले दिन जायगोट होता है, और पहले दिन से फिर वो सेकेंड डे तक वो जायगोट का साइज बढ़ने लगता है धीरे धीरे करके, और कुछ दिनों के अंदर आप उसका एक स्मॉल साइज आप देख सकते हो, यू कैन गेट टू सी दो स्मॉल साइज ओवर देयर। सो होता क्या ना ये हेन्स के साथ, कि अगर आप एक फीमेल हेन को अगर रखते हो तो आफ्टर कुछ हफ्तों के बाद वो अपने आप एग ले करना चालू कर देगी, अगर मेल हो या ना हो वो एग ले करना चालू कर देगी। दोज एग्स आर अनफर्टिलाइज्ड एग, तो उसको अंदर से कभी भी बेबी नहीं निकलेगा। बट जब आप मेल फीमेल को साथ में रखते हो और जब वो एग ले करती है, दोज आर योर फर्टिलाइज्ड एग, और उसके अंदर आपको मिलेगा कि आपका एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होगा वहां पे, एंड इट विल हैव द यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन वहां पे आपको मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, जो आप एग कंज्यूम करते हो उसमें वो सब नहीं होता, राइट। तो ये स्टोरी याद रखना, और ये स्टोरी आपको ये भी समझाती है कि इवोल्यूशन ने कैसे बर्ड्स को दिया हुआ है कैल्शियम शेल वाला एग, और कैसे इवोल्यूशन ने इस चीज का ध्यान रखा कि जो मेरे फिश के एग होंगे वो सेमी परमेबल होंगे, चाहे फिश ले लो चाहे फ्रॉग ले लो, ताकि अंदर का कंटेंट बाहर निकलता रहे, अंदर का जो कंटेंट है वो बाहर निकल जाए और कोई डैमेज क्रिएट ना हो उस अमोनिया की वजह से। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो क्या ये वाली स्टोरी आप लोगों को यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. याद रखना आपको यहाँ पे। नाउ Yes. लेट्स ट्राई टू सी सम एनिमल्स एंड देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो देखिए हमने क्या किया, हमने हमारा 3 वेस्ट देख लिया, हमें यूरिक एसिड, यूरिया एंड अमोनिया, ये 3 एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट हमने यहाँ पे देख लिए हैं। अब हमने करना क्या है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, आपके ऑर्गन्स और उनका इम्पैक्ट क्या होता है बॉडी के ऊपर, और व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स विल हैव व्हिच काइंड ऑफ ऑर्गन। तो कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ प्लेनेरिया की। So planaria is known to have something like your flame cells. They are known to have something like a flame cells. ये होते हैं इनके excretory organ, जिनके थ्रू वो excretion करते हैं। Planaria is basically a flat form. अगर आपको मालूम ना, Planaria is nothing but a flat form, जिसको हम इवन कहते हैं, जिसको हम इवन रखते हैं हमारे फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस के अंदर। ठीक है, तो ये यूज करता है फ्लेम सेल फॉर एक्सक्रीशन, सो दे विल यूजिंग फ्लेम सेल फॉर एक्सक्रीशन। देन मैं बात करूंगा, अगर ह्यूमंस की बात करता हूं मैं, देन ह्यूमंस में तो आप लोग जानते हो, ह्यूमंस में आपका जो यहाँ पे टर्म आएगा दैट विल बी किडनी। ह्यूमंस यूज करेंगे किडनी फॉर द एक्सक्रीशन। देन अगर मैं बात करता हूँ एनिलिडा की, अगर मैं एनिलिडा की यहाँ पे बात करता हूँ, देन यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल बनाएगा मेरा नेफ्रीडिया। सो याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ एनिलिडा की, देन यू विल हैव अ नेफ्रीडिया, यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हूँ मैं यहाँ पे एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सबसे बढ़िया एग्जांपल मेरे यहाँ पे रहता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म मेरा यहाँ पे रहेगा सबसे अच्छा एग्जांपल। ठीक है, देन यू कैन हैव समथिंग लाइक क्रैब्स एंड प्रॉन। क्रैब्स एंड प्रॉन, क्रैब तो मालूम है क्या होता है, प्रॉन मालूम है क्या होता है आपको? प्रॉन क्या होता है? Yes. प्रॉन में क्या बोलते हैं? केकड़ा। नहीं, केकड़ा तो क्रैब को बोलते हैं, प्रॉन को क्या बोलेंगे? केचुआ। केचुआ तो कुछ और ही होता है, वो तो समथिंग नोन एज झींगा। हैव यू हर्ड द टर्म झींगा? Yes, sir. Yes, sir. प्रॉन को झींगा बोलते हैं, ठीक है, नॉट क्रैब। ओके, सो ये दोनों जो आपके यहाँ पे होते हैं, इनके पास होते हैं ग्रीन ग्लैंड्स फॉर एक्सक्रीशन, और एक और टर्म यहाँ पे आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है एंटेनल ग्लैंड्स। एंटेनल ग्लैंड्स, सो एंटेनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स आपके टर्म आप यूज कर सकते हो फॉर योर क्रैब्स एंड प्रॉन्स। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं। फ्लेम सेल हो गया प्लेनेरिया के अंदर, किडनी हो गया ह्यूमन बींग्स के अंदर, नेफ्रीडिया हो गया आपके एनालिड्स के अंदर, मतलब अर्थवॉर्म लीचीज के अंदर हो गया नेफ्रीडिया। ग्रीन ग्लैंड या एंटेनल ग्लैंड आपको मिलता है क्रैब या प्रॉन्स के अंदर। एंड देन अगर आप कॉकरोच को याद करोगे, कॉकरोच का कोई बताना चाहेगा कॉकरोच में क्या मिलेगा? Malpighian tube. Tubules. वेरी गुड, यस, कॉकरोच विल हैव द माल्फिजियन ट्यूब्यूल। माल्फिजियन ट्यूब्यूल मुझे मिल जाएगा देखने के लिए कॉकरोच के अंदर। So malpighian tubule is something I'll get to see in the cockroach. So these are my excretory organ in different group of animals. अलग अलग एनिमल में आपको अलग अलग excretory organs आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, सर सभी इंसेक्ट में यही होगा? वापस बोलिएगा। हाँ, इंसेक्ट, हाँ, all, I won't say all the arthropods, but all the insects will be having the malpighian tubules. Yes,
ठीक है, दे विल बी हैविंग द मालफिलिन ट्यूब्यूल्स फॉर द एक्सक्रीशन. सो यस, इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे. सो ये कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखना है. ये कई बार आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन बनते हैं लेकिन क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें से. तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है. अब यहाँ पे कुछ चीजें देखे रखी हुई इन लोगों ने, जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, यू हैव सम प्लेटफॉर्म्स, सम एनालिट्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स. इनके अंदर मिलता है आपको प्रोटोनेफ्रिडिया एंड फ्लेम सेल्स. फ्लेम सेल में चाहूंगा आप याद रखो प्लेटफॉर्म्स के लिए, राइट. सम एनालिट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स के लिए आप यहाँ पे प्रोटोनेफ्रिडिया यहाँ पे टर्म याद रख सकते हो. लेकिन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यू हैव सम अर्थफॉर्म एंड एनालिट्स विल हैव द नेफ्रिडिया. आप याद रखो कि प्रोटोनेफ्रिडिया वाले टर्म हम यूज कर सकते हैं एम्फिऑक्सिस के लिए. एम्फिऑक्सिस इज an example of my cephalochordata. एम्फिऑक्सिस इज an example of my cephalochordata. उसमें आपको प्रोटोनेफ्रिडिया देखने के लिए मिल जाएगा. इवन रोटिफर्स के अंदर भी आपको प्रोटोनेफ्रिडिया देखने के लिए आपको मिल जाता है. तो रोटिफर्स आपके हो गए, एम्फिऑक्सिस आपके हो गए. सो दे आर नोन टू हैव अ प्रोटोनेफ्रिडिया. ठीक है, याद रखना इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोच विल हैव द मालफिलिन ट्यूब्यूल्स. हम बात कर चुके हैं, और जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे वो है हमारे मैमल्स, मतलब हम लोग हमारे बारे में पढ़ेंगे. और उसमें आपको मिलते हैं देखने के लिए आपके किडनी होगा हमारे यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन. तो ये सब आपके यहाँ पे है एक्सक्रीटरी ऑर्गन. और याद रखना, अगर इन ऑर्गन को निकाल दिया जाए तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका वेस्ट इकट्ठा होगा और वो वेस्ट आपके नॉर्मल सेलुलर पाथवे को डैमेज करेगा. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बॉडी में अमोनिया इकट्ठा होने लगता है, देन अमोनिया आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्रेब्स साइकिल चलने नहीं देगा ज्यादा लंबे टाइम के लिए. वो वहां पे जाके कोई ना कोई इंटरफेयर करेगा, और अगर वो वहां पे आके इंटरफेयर कर रहा है देन ऑब्वियसली आपका क्रेब्स साइकिल हो गया, या अगर आपका ईडीसी हो गया, वो आपको वहां पे डैमेज होगा. दैट पाथवे विल गेट डैमेज. इट वोंट वर्क द वे इट शुड वर्क. तो इसलिए याद रखना, आपको इन सारे वेस्ट को बॉडी के बाहर निकालना हर एक एनिमल के लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर ये इकट्ठा होता है, एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा जाता है, देन इट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन द बॉडी, राइट. जो हम आगे और समझेंगे कि कैसे कैसे इम्पैक्ट आपको मिलते देखने के लिए. तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. You have mammals, cockroaches, earthworm, annelids and their example आपको यहाँ पे याद रखने हैं. अगर एम्फिऑक्सिस अभी आपको याद नहीं आ रहा तो इतना रख लो कि आपका आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ माय सेफेलोकॉर्डेटा के अंदर आता है आपका एम्फिऑक्सिस. ठीक है, एंड यू हैव रोटिफर्स, सो दे आर गोइंग टू बी हैविंग द प्रोटोनेफ्रिडिया. सो ये याद रखना. सो दीज आर द एग्जांपल्स यू हैव टू नो. क्या ये एग्जांपल्स आपको यहाँ पे क्लियर है? आर एग्जांपल्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सो दीज आर द एग्जांपल हम दोनों. फटाफट ये क्वेश्चन बताओ ताकि हम आगे बढ़ सके. फटाफट ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और चैट में आंसर करना. पहले कुछ क्वेश्चन तो चैट में आंसर करेंगे हम लोग. विद रिस्पेक्ट टू द मोड ऑफ एक्सक्रीशन, बोनी फिश फॉल्स इन विच कैटेगरी? बोनी फिश आपकी कौन से कैटेगरी में आएगी? रिया सही है, पारुल सही है, अपूर्वा, श्वेता, हिना, अल्पना, नेहा, आरुषि, कनिका, गुंजन, सिल्की, मुस्कान, ऑल ऑफ यू. बहुत बढ़िया, सही है. दैट इज गोइंग टू बी योर अमोनोटेलिक. सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ पे था आपका अमोनोटेलिक. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सोच के करना होगा. What get increased in the blood if a liver becomes functionless? ओहो, यूरिया, एवरीवन यूरिया. कोई बात नहीं, इसको हम साइड में रखते हैं इस क्वेश्चन को. जब मैं आपको अपनी किडनी सिखा रहा हूँ ना, तब आपको ये मैं कॉन्सेप्ट वापस से बताऊंगा. मैंने आपको बताया. हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे हो? अमोनिया. हाँ, अमोनिया यहाँ पे ऐसे ही आंसर आएगा, बिकॉज अमोनिया को आप कन्वर्ट करते हो यूरिया के अंदर. पर कोई बात नहीं, या आपको जब मैं वापस करवाऊंगा देन आई विल टीच यू दिस, तब आपको शायद याद रह जाएगा ये बात. कोई बात नहीं. ये वाला बताओ मुझे. 17, नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड मेनली एज. इसको बॉडी के बाहर निकाला जाता है मेनली एज. और यहाँ पे आपको 4 एग्जांपल देख रखे हुए यहाँ पे इन लोगों ने. तो आप से ध्यान से देखिए इन सब एग्जांपल को और मुझे बताइए कि कौन सा एग्जांपल आपको यहाँ पे सही लग रहा है. हिना बहुत बढ़िया, सही है आपका आंसर. शीतल बहुत बढ़िया. रिया, अंकिता, नवप्रीत, अपूर्वा, अल्पना, आरुषि, हिना, चौहान, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. सो यू विल गेट टू सी. आपका जो यहाँ पे ऑप्शन देके रखे हुए उसमें अगर आप सबसे सही आंसर देखोगे तो आपका होगा ऑप्शन बी. यूरिया एक्सक्रीट हो रहा है फ्रॉग के अंदर और अमोनिया हो रहा है आपका टैडपोल के अंदर. सो दैट इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर, जो आप लोगों ने यहाँ पे सही करके रखा हुआ है. ठीक है, ये वाला ध्यान से करना. क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स प्रोड्यूस द सेम सब्सटेंस एज देयर चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर आपको तीनों एनिमल्स के अंदर सेम चीज बॉडी के बाहर निकल रही है? अरे शीतल बहुत बढ़िया,
वेरी गुड रिया, महक, नवप्रीत, राइट, क्या बात है। यस, सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर, याद रखना। अब यहाँ पे एग्जांपल हम लोग देखते हैं। पहला एग्जांपल यहाँ पे क्या है, फिश, पिजन, फ्रॉग। क्या ये तीनों एक ही चीज एक्सक्रीट करते हैं या नहीं करते हैं, बताओ मुझे। No, sir. तो ये तो हो गया रॉन्ग यहाँ पे। कैमल, हाउस फ्लाई, स्नेक क्या excrete करते हैं? No, sir. No, sir. नहीं, ये भी नहीं हो गया। फ्रॉग, मंकी, डॉग क्या तीनों लोग एक ही चीज एक्सक्रीट करते हैं? Yes, Yes, sir. बिल्कुल यस, तीनों ने करना है यहाँ पे यूरिया एक्सक्रीट, और ये भी आपका यहाँ पे रॉन्ग आंसर ही होगा। सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। बहुत बढ़िया। नाउ द लीस्ट टॉक्सिक, ये अनम्यूट करके बोलना, द लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट इज गोइंग टू बी व्हाट, बताओ अनम्यूट करके फटाफट आंसर। Uric acid. Uric बिल्कुल acid. सही, बिल्कुल सही, दैट इज गोइंग टू बी यूरिक एसिड, राइट। एक और आंसर आएगा यहाँ पे, अनम्यूट करके। एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर इन कॉफी इज गोइंग टू बी व्हाट। Malpigment. बिल्कुल सही। अच्छा, अगर मार्जिन ट्यूब्स क्या, तो ग्रीनलैंड किसके अंदर मिलेंगे मुझे, ग्रीनलैंड किसके अंदर मिलेंगे? मुझे हिंदी नाम चाहिए, मुझे ये बताओ ग्रीनलैंड किसमें मिलेंगे, मुझे हिंदी नाम चाहिए उसका, बताओ। झींगा। वेरी गुड, झींगा एंड केकड़ा विल बी हैविंग द ग्रीनलैंड्स। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, राइट। नेफ्रिडिया किसमें मिलता है? Earthworm. Earthworm is केचुआ। Earthworm, now I remember, earthworm is basically called as your केचुआ, right? ठीक है। And flame cells will be seen in your planaria flatworms। Flatworms आपके मिल जाएंगे देखने के लिए, राइट। बहुत बढ़िया। तो क्या आपको यहाँ तक समझ आ रहा है कौन से एनिमल में कौन सा वेस्ट है और कैसे वो निकाला जाएगा? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू फिलहाल? मुझे फटाफट आप लोग बता दो कि कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने में सबसे ज्यादा पानी लगता है? Ammonia. अमोनिया, ठीक है। सबसे ज्यादा पानी इसको डालने में लगता है, राइट। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से वेस्ट को बॉडी में से निकालने के लिए लग जाती है? यूरिक एसिड, ठीक है, राइट। एक ऑस्ट्रिच क्या एक्सक्रीट आउट करता होगा? एक ऑस्ट्रिच क्या एक्सक्रीट आउट करता होगा? Uric acid. एसिड, क्योंकि वो हमारा बर्ड है तो उसने यही एक्सक्रीट करना है, राइट। देखा जाए तो तीनों नाइट्रोजन वेस्ट में से कौन होता है जिसको बॉडी के बाहर निकालना बहुत ही सस्ता होता है, मतलब ज्यादा खर्चा नहीं और वो निकालने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगती और आराम से निकल जाता है? Urea. Ammonia. अमोनिया बेटा, अमोनिया को निकालने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं होता। लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द अमोनिया। पानी बहुत लगता है लेकिन अमोनिया को बॉडी से निकालने में एनर्जी नहीं लगती, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना आप यहाँ पे, राइट। अगर समझो आपको कोई इंसेक्ट मिलता है जो पानी में घूम रहा है और पानी में दौड़ाम दौड़ी कर रहा है, सब कर रहा है पानी में, तो वो क्या एक्सक्रीट कर रहा होगा? Ammonia. राइट, बिल्कुल सही। और अगर देखा जाए तो शार्क क्या एक्सक्रीट आउट कर रही होगी? शार्क, राइट। जब भी आपके सामने कोई मराइन फिश का नाम ले, देन याद रखना दे विल, यू शुड नो व्हाट इज गोइंग टू बी अ टर्म। अब देखो होगा क्या ना, अगर वो क्या करेंगे, आपके सामने पूछेंगे कि इनमें से कौन सा एनिमल आपका यूरिया एक्सक्रीट करेगा, लेकिन अब जब वो ऑप्शन आपको देंगे तो ऑप्शन में वो आपको देंगे साइंटिफिक नाम। ऑप्शन में उन्होंने आपको देने साइंटिफिक नाम, वो लोग आपको जनरल नाम नहीं देंगे, और वहां पे फिर आपको याद देखना पड़ेगा ध्यान से कि यार कौन सा नाम क्या कह रहा है वहां पे। तो इसलिए जब आप चैप्टर 4 पढ़ते हो जिसमें आप सारे कैरेक्टर देखते हो, एग्जाम्पल देखते हो, तो एग्जाम्पल के जो जीनस होते हैं ना वो याद कर रख लो अच्छे से। अगर आपको जीनसेस उसके याद रह जाते हैं देन सेफर साइड हो जाता है कि आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। बिकॉज अभी मैं यहाँ पे लिख दूं समथिंग लाइक अ सिट्टाकुला, राइट, इफ आई राइट समथिंग लाइक अ सिट्टाकुला, तो तुम्हें क्या ही मालूम कि क्या लिखा हुआ है मैंने? कुछ पता चल रहा है ये कौन सा एनिमल है आपके यहाँ पे? एनीवन कैन टेल मी दैट? नहीं पता चला ना। सिट्टाकुला इज बेसिकली जीनस फॉर ग्रीन कलर का पैरट जो तुम्हारे घर के आसपास घूमता है, ये उसका जीनस है। तो जो पैराकिट जो आपके घर के आसपास ग्रीन कलर के जो घूम रहे होते हैं ना, उसका जो जीनस होता है वो है सिट्टाकुला। अब यही क्वेश्चन उन्होंने 2022 में पूछा था। 2022 के अंदर उन्होंने ऐसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा और ऑप्शन के अंदर उन्होंने ऐसे ऑप्शन डाल दिए, तो वहां पे लिखा होता उन्होंने एक सिट्टाकुला। अब सिट्टाकुला अगर किसी को मालूम ही ना हो कि ये क्या है, देन यू विल नेवर नो इट्स अ बर्ड। देख के पता भी नहीं चलता कि ये बर्ड हो सकता है, जबकि हमारे एक कॉमन बर्ड है जो हमारे घर के आसपास दिख जाता है, ये उसका जीनस है सिट्टाकुला। तो इसलिए
प्लीज इंश्योर दैट कि एक जगह पे लगवा लो, चिपका दो लिख के साइंटिफिक नाम, और आते जाते उन्हें देख लिया करो, सो दे imprint on your head so that you don't have an issue during solving the questions. Do that. I also happen to do that. तुम भी कर लिया करो, ठीक है? So these are the things. So these are the things we have done over here, and I hope these are the things which are very much clear to you. ठीक है? इसको लेकर कोई question या कोई query हो, then you can always go ahead and ask your questions. We will be keeping up to here only. कल जब हम लोग वापस से मिलेंगे, so what we'll be doing now? We will be now start with your human kidney. That is something we'll be starting with. हमें किडनी का स्ट्रक्चर पहले यहाँ पे समझना होगा, एंड देन विल स्लोली अंडरस्टैंड सम मोर थिंग्स अबाउट द किडनी एंड अल्टीमेटली द यूरिन फॉर्मेशन, जो हमारा यहाँ पे मेन टास्क होगा. I don't know how many of you were there, but I